जीएस ओशियन एकेडमी में आप सबका फिर से स्वागत अभिनंदन है। आज हम भौतिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। हम लगातार प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाते हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें कि आगे आने वाले सभी वीडियो आपको प्राप्त हो सकें और आप प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका लाभ ले सकें। आज का हमारा पहला प्रश्न आपके लिए, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी तांबा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। हमारा आज का दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंगदैर्ध्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की या वेग की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य की इकाई है। हमारा आज का तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, आवृत्ति को मापा जाता है या आप कह सकते हैं आवृत्ति की इकाई है हर्ट्ज, मीटर प्रति सेकेंड, रेडियन या वाट। तो आवृत्ति को किस में मापा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आवृत्ति को हर्ट्ज में नापा जाता है। इसका मात्रक भी हर्ट्ज होगा आवृत्ति का। हमारा आज का चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, किसके बने होते हैं? सोडियम सिलिकेट के, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के, जर्मेनियम ऑक्साइड के या टाइटेनियम डाइऑक्साइड के? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के क्वार्ट्ज क्रिस्टल बने होते हैं जो कि घड़ी में लगे होते हैं और इसी कारण जो घड़ी होती है वो आपकी प्रकाशमय करती है, चमकती रहती है। हमारा आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, विद्युत शक्ति की इकाई है एम्पियर, वोल्ट, कूलाम या वाट? तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। क्या है? वाट है। हमारा छठवां महत्वपूर्ण प्रश्न, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? हाइड्रोमीटर, पायरोमीटर, लैक्टोमीटर? तो इसका सही जवाब होगा हाइग्रोमीटर। क्या होगा? हाइग्रो। आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से, याद रख रहिएगा। हाइड्रोमीटर नहीं होगा, यहाँ हाइग्रो होगा। हाइग्रोमीटर से आपकी आर्द्रता को मापा जाता है। हमारा आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, दाब की इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन या न्यूटन प्रति मीटर? तो दाब क्या होता है? दाब होता है पी, प्रेशर। इसका फार्मूला है F/A। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक आपका क्या हो गया? न्यूटन हो गया और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक हो गया आपका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। हमारा आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, सही कथन आपको बताना है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। बी, लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। सी, बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्ध्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है। या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। ये फार्मूला आपको याद होगा VIV GYOR। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वायलेट से रेड की तरफ तो तरंगदैर्ध्य बढ़ता जाता है, यानी सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य आपका रेड का होगा और सबसे कम वायलेट का होगा। याद रख रहिएगा। हमारा आज का 9वां महत्वपूर्ण प्रश्न, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, न्यूक्लियस। परमाणु के जो केंद्र होता है इसको न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और चारों तरफ ऑर्बिट होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होने के कारण ये धनावेशित होता है, क्योंकि प्रोटॉन आपका ये पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन अनावेशित कण है, तो इसलिए ये धनावेशित हो जाता है। हमारा आज का 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, संघनन, वाष्पन या उबालना? तो इसका सही जवाब होगा ऊर्ध्वपातन। जब ठोस सीधे गैस में बदल जाती है तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे आपका
कपूर को जलाते हैं तो कपूर ठोस है, सीधे गैस में बदल जाती है। हमारा आज का 11वां महत्वपूर्ण प्रश्न, कॉस्मिक किरणें आवेशित कण होते हैं, अनावेशित कण हैं। आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कॉस्मिक किरणें जो है आवेशित होती हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, 2G स्पेक्ट्रम या 3G स्पेक्ट्रम या 4G स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? ग्लोबल, गवर्नमेंट, जनरेशन या गूगल? तो इसका सही जवाब होगा जनरेशन। जी का जो है अर्थ किस रूप में होता है? जनरेशन के रूप में होता है, चाहे वो 4G हो और चाहे आपका 5G हो, याद रख रहिएगा। हमारा आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, राडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, उस्वाल या ऑस्टिन? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राडार का आविष्कारक जो है रॉबर्ट वाटसन थे। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, गॉड पार्टिकल है, क्या है? न्यूट्रिनो, हिग्स बोसान, मेसान या पॉजिट्रॉन? तो इसका सही जवाब होगा गॉड पार्टिकल जो है हिग्स बोसान को जो है क्या कहते हैं? गॉड पार्टिकल। हमारा आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, आप जानते हैं सर सीवी रमन को, तो सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1928 में, 1930 में, 1932 में या 1950 में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1930 में सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हमारा आज का 16वां महत्वपूर्ण प्रश्न, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन ने, जेम्स वाट ने, हम्पी ने या गैलीलियो ने? तो टेलीस्कोप की खोज की थी गैलीलियो ने, ऑप्शन डी आपका सही है। हमारा आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? वोल्टमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर या पोटेंशियोमीटर? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमीटर के द्वारा जो है विद्युत धारा को मापा जाता है। हमारा आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज यानी एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स, जेम्स वाट, हम्पी या बोन ब्राउन? तो इसका सही जवाब जानते ही होंगे, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हवाई जहाज का आविष्कारक राइट ब्रदर्स थे। हमारा आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/10 मिलीमीटर, 1/100 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर या 1/10,000 मिलीमीटर? तो इसका याद रख रहिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1/1000 मिलीमीटर जो है 1 माइक्रोन के बराबर होता है। हमारा आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 110 डिग्री फ़ारेनहाइट या 75 डिग्री फ़ारेनहाइट? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, C/5 बराबर F माइनस 32/9। सी की जगह यानी ये सेल्सियस है, ये फ़ारेनहाइट है, सी की जगह जब आप 40 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40/5 बराबर F माइनस 32/9। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारा आज का 21वां महत्वपूर्ण प्रश्न, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण में, रंगीन पदार्थों के प्रभावी आसवन में या एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, लोलक की कालावधि किस पे निर्भर करती है? द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है या तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लोलक की कालावधि जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ये फार्मूला भी जानते रहिए, T बराबर L/G, यानी T प्रोपोर्शनल होता है L के। तो लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड जो है लंबाई के सीधे प्रोपोर्शनल होती है, तो ये लंबाई पर निर्भर करता है।
हमारा आज का 23वां महत्वपूर्ण प्रश्न, बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, या भार और त्वरण का। तो बल, इसका सही जवाब पहले बता दें आपको, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान और त्वरण को बल बराबर होता है m × a, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी F बराबर ma। हमारा 24वां महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है, विस्थापन, वेग, बल या आयतन। तो इसका सही जवाब होगा सदिश राशि जो है आपका आयतन नहीं है। जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं वो सदिश राशि कहलाती हैं। ये तीनों जो है आपके सदिश राशि हैं। हमारा आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न और अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान, यानी कि आपका संवेग बराबर mv होता है और वेग v होता है। ये कट जाएगा तो इसका आंसर आपका आएगा m, यानी द्रव्यमान। धन्यवाद दोस्तों, आपका अगला वीडियो जल्द ही लाते हैं आपके लिए, तब तक धन्यवाद।